स्वागत है आपका। और देखिए, इस वक्त आपको बड़ी जानकारी दे दें, G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली पहुंच चुके हैं। इस वक्त ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अब से कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली पहुंचे हैं। इटली में पीएम मोदी G20 सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 5 दिन की उनकी यात्रा है। रोम में रहेंगे, वेटिकन सिटी में रहेंगे। इसके बाद ब्रिटेन भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 5 दिन के यूरोप दौरे पर इटली के रोम पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 29 से 31 अक्टूबर तक रोम और वेटिकन सिटी में रहेंगे पीएम, और उसी दौरान G20 समिट में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें, पीएम मोदी की यह 8वीं बैठक होगी और इससे पहले वो 7 बैठकों में हिस्सा ले चुके हैं। पिछले साल G20 की यह बैठक कोरोना की वजह से वर्चुअल रूप से हुई थी। तस्वीरें आप देख रहे हैं इटली के रोम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने की, और 5 दिन की उनकी यात्रा है जिसमें G20 समिट में हिस्सा लेंगे। इस बार G20 समिट बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि कोरोना के बाद जिस तरह से, जिस संकट से दुनिया जूझ रही है, G20 सम्मेलन में इस बार इकोनॉमिक और हेल्थ रिकवरी पर बात की जाएगी। इस पर केंद्रित रहेगा, यानी कि कैसे इकोनॉमी को सुधारा जाए और हेल्थ रिकवरी को कैसे और बेहतर बनाया जाए पूरी दुनिया में, और दुनिया भर के देश कैसे एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। इन तमाम चीजों पर चर्चा होगी G20 समिट के दौरान। और देखिए, G20 में भारत ने एक प्रभावी वैश्विक संवाद के लिए बेहतर उपयोग किया है G20 का। लगातार भारत जिस तरह से अपनी बातों को ठोस रूप से G20 में रखता रहा है। और प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी इस वक्त सीधा इटली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रणय, तस्वीरें हम देख रहे हैं, पीएम मोदी पहुंच गए हैं रोम में इस वक्त, और सवाल यह है कि बहुत अहम हो जाता है ये दौरा। G20 सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, लेकिन केवल इन 20 देशों ही नहीं बल्कि दुनिया भर के 200 से ज्यादा देशों के बीच वो तमाम बातें पहुंचेंगी और सबका जुड़ाव रहेगा। बिल्कुल ठीक कहा आदर्श आपने। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा 2 लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये न केवल G20 से बड़े ताकतवर आर्थिक समूह की बड़ी बैठक है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक पंचायत कही जाती है, और इसके अलावा UNFCCC यानी COP26, जो कि जलवायु परिवर्तन से मुकाबले के लिए UN की सबसे बड़ी संस्था है, जिसमें 200 से ज्यादा मुल्क हैं। तो यानी जलवायु परिवर्तन के लिए जो पर्यावरण का महामंथन है, उसकी बैठक के लिहाज से और आर्थिक मंथन के लिहाज से, ये दोनों ही लिहाज से ये प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इटली के बाद प्रधानमंत्री सीधे ब्रिटेन जाएंगे। इटली की अगर हम बात, तो आज प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों के अंदर, चूंकि G20 की बैठक कल शुरू होगी, इसकी द्विपक्षीय मुलाकात होगी इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी से उनकी, और इसके अलावा यहाँ जो गांधी स्मारक है वहां भी प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे। जो भारतीय समुदाय के लोग हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे। इस तरीके से प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है वो काफी व्यापक है आज के लिहाज से अगर हम बात करें। और इसके अलावा 30 और 31 तारीख को वो G20 की शिखर बैठक के अंदर शरीक होंगे, और इसके अलावा 30 तारीख की सुबह उनकी पोप से भी मुलाकात होनी है वेटिकन सिटी में। और ये दुनिया का सबसे छोटा शहर, छोटा देश कहा जा सकता है वेटिकन, और ये रोम के ही भीतर है, तो प्रधानमंत्री पोप से मिलने के लिए वेटिकन जाएंगे। काफी व्यापक कार्यक्रम है द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से भी, और पक्षीय संबंधों के लिहाज से, या भारत की आर्थिक डिप्लोमेसी की बात करें तो उस लिहाज से। जी प्रणय, एक बात और बताइए मुझे, इस दौरे में तमाम अहम चीजों पर तो चर्चा होगी, लेकिन खास करके अगर इटली और भारत के लिहाज से हम देखें, करीब 12 साल के अंतराल के बाद कोई भारतीय पीएम इटली पहुंचे हैं, तो कैसे महत्वपूर्ण हो जाएगा ये दौरा उस लिहाज से? देखिए, इटली ने भी कोरोना का दंश दिया है, भारत ने भी कोरोना की विभीषिका झेली है। उसके बाद इटली जो है इसकी मेजबानी कर रहा है। आर्थिक रफ्तार बढ़ाने के लिए दुनिया में अलग अलग तरीकों पर बात हो रही है इस समय, ताकि कोरोना के बाद एक बिल्ड बैक बेटर किया जा सके, यानी बेहतर तरीके से अर्थव्यवस्था को खड़ा किया जा सके, जिसके अंदर जो है ग्लोबल सप्लाई चेन की निर्भरता हो। क्योंकि ये सामने आया कि चीन पर किस तरह दुनिया निर्भर हो गई है, तो क्या वैकल्पिक तरीके हो सकते हैं, उन पर बात होगी। और जाहिर तौर पर जब वैकल्पिक तरीकों पर बात होती है तो निश्चित रूप से भारत की भूमिका इस लिहाज से बढ़ जाती है, क्योंकि चीन का मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से भारत विकल्प साबित हो सकता है। इसके अलावा वैक्सीन के लिहाज से भी अगर हम बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण है भारत की भूमिका, क्योंकि भारत दुनिया का दवाखाना कहा जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर है भारत। तो ऐसे में जबकि G20 की बैठक में उम्मीद की जा रही है कि एक निर्णायक वैक्सीन की जो कोशिश है वो शुरू की जाए, क्योंकि दुनिया के अभी भी कई देश ऐसे जहां पर वैक्सीनेशन नहीं शुरू हो पाया है, वैक्सीनेशन उससे कारगर तरीके से आगे नहीं बढ़ पाया है। खासकर अफ्रीका की बात करें, अफ्रीकन महाद्वीप की बात करें, तो इन तमाम मुद्दों के लिहाज से वैश्विक भूमिका भारत की बढ़े, इस दृष्टि से ये G20 की बैठक भी महत्वपूर्ण होगी। और भारत और इटली के संबंध, यूरोप में चूंकि भारत अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, चीन को लेकर बहुत से सवाल इटली में भी उठे, खासतौर पर कोरोना के बाद से, तो उस प्रभाव को कम करने के लिए क्या भारत एक बेहतर विकल्प हो सकता है। इन तमाम संभावनाओं के ऊपर भी इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी के साथ जब ये मुलाकात होगी तो इन पर बात होगी।
प्रणय, एक बात और बताइए, भारत की जो दो वैक्सीन, खास करके कोविशील्ड और कोवैक्सीन को लेकर विवाद होता रहा, खास करके यूरोप के अलग अलग देशों में, क्या उस पर भी कुछ बात हो सकती है, कोई रास्ता निकल कर आ सकता है? निश्चित रूप से आदर्श, भारत ये कहता रहा है कि एक म्यूचुअल रिकग्निशन ऑफ वैक्सीनेशन की प्रक्रिया होनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण मुद्दा होगा जो भारत न केवल द्विपक्षीय मुलाकातों में उठेगा, क्योंकि यूरोपियन कमिश्नर से भी भारत के प्रधानमंत्री की मुलाकात होनी है, तो उस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होगा। म्यूचुअल रिकग्निशन का मतलब होता है कि अगर कि यूरोप की जो वैक्सीन हैं उनको भारत मान्यता दे और भारत के जो वैक्सीन हैं उनको यूरोप मान्यता दे। फिलहाल एस्ट्राजेनेका जो कोविशील्ड वैक्सीन है उसको तो मान्यता है इटली के अंदर, लेकिन कोवैक्सीन को मान्यता नहीं है। और WHO जो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन है उसके मिलने के बाद उम्मीद की जा रही है कि जल्दी इटली और यूरोप के तमाम देश जो हैं वो कोवैक्सीन को भी मान्यता देंगे। लेकिन भारत अधिक व्यापक बात कर रहा है कि वैक्सीन हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए, वैक्सीन बाधाएं नहीं होना चाहिए, बल्कि अगर हम वैक्सीनेशन को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें वैक्सीनेशन को प्रोत्साहित करना चाहिए। और उसका सबसे आसान और कारगर तरीका यही हो सकता है कि जो वैक्सीन उपलब्ध है वो कम से कम रिकॉग्नाइज किया जाए, वो दुनिया की बड़ी आबादी को अगर दिए गए हैं ताकि अधिक से अधिक लोग वैक्सीन लें। जी, इसके साथ ही जब ब्रिटेन पहुंचेंगे प्रधानमंत्री, ग्लासगो में जलवायु जो सम्मेलन होना है उसमें भी वो हिस्सा लेंगे, वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वहां पर क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, इसको लेकर आगे की कुछ जानकारी अभी? देखिए, प्रधानमंत्री 31 अक्टूबर की शाम को इटली से रवाना होंगे और उनका रुख होगा ग्लासगो की तरफ। ग्लासगो जो यूके में स्कॉटलैंड में है, वहां पर COP26 की बैठक होगी। वहां पर ही प्रधानमंत्री मोदी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के तहत वन ग्रिड, वन वर्ल्ड और वन ग्रीन ग्रिड का जो इनिशिएटिव है उसकी बात करेंगे। ये एक भारत की पहल है जिसके अंदर सोलर ग्रिड जो है उसको मजबूत करने की पहल है। इसके अलावा भारत ये लक्ष्य जाहिर कर चुका है कि वो 2030 तक 430 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से हासिल करना चाहता है। उसके वो काफी करीब पहुंच चुका है। तो भारत ये देखने की कोशिश करेगा कि किस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था ज्यादा बेहतर तरीके से पर्यावरण मित्र के साथ में, एनवायरमेंटल फ्रेंडली तरीकों के साथ में आगे बढ़ रही है। लेकिन आगे की चुनौती ये जरूरी है कि जो देश इस चीज के लिए जिम्मेदार है, खासतौर पर डेवलप्ड वर्ल्ड, जिन्होंने पोल्यूशन या ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन में जिनका रिकॉर्ड ज्यादा रहा है, वो इस जिम्मेदारी को समझते हुए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकिन डिफरेंशियल जो शेयर है उसके आधार पर आगे बढ़े, यानी उनकी जवाबदेही ज्यादा बनती है। इसलिए वो आर्थिक जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ाएं और हर साल करीब $100 बिलियन देने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन वो अभी तक हासिल नहीं हो पाया है। तो ऐसे में जबकि दुनिया जलवायु परिवर्तन की चुनौती का मुकाबला कर रही है, उसमें ये जरूरी हो जाता है कि ये देश, चाहे चीन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप के देश हो, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज कहलाते हैं, वो अपनी आर्थिक हिस्सेदारी बढ़ाएं ताकि जो विकासशील देश हैं वो ज्यादा बेहतर तरीके से और टेक्नोलॉजीज जो कि महंगी टेक्नोलॉजीज हैं उन्हें हासिल करके अपने विकास दर की रफ्तार को प्रभावित किए बिना आगे बढ़ सकें। जी प्रणय, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, हालांकि G20 जो है वो फोकस्ड होगा खास करके इकोनॉमी और हेल्थ रिकवरी के ऊपर, लेकिन जब G20 में तमाम देश जुटेंगे, बातचीत होगी, आतंकवाद को लेकर के भी जाहिर सी बात है बातचीत होगी, अफगानिस्तान का भी जिक्र आएगा, किस तरह आगे का रुख दुनिया का होना चाहिए, इस पर भी कुछ चर्चा होगी। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आदर्श आपने। इस अफगानिस्तान के ऊपर ही G20 ने 12 अक्टूबर को एक विशेष बैठक बुलाई थी। इस बैठक के अंदर चर्चा हुई थी कि अफगानिस्तान मानवीय सहायता में रोक नहीं होनी चाहिए, कि भारत ने अपना पक्ष रखा था, लेकिन ये जरूरी है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो रेजोल्यूशन 2593 है, जो भारत की ही अगुवाई में पारित किया गया था, जिसमें ये अपेक्षाएं साफ की गई थी कि अफगानिस्तान का तालिबानी निजाम किसी भी सूरत में अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं होने देगा। इसके अलावा जो महिलाएं, अल्पसंख्यक, बच्चे, उनके अधिकार हैं, उनका भी संरक्षण होगा। तो ये तमाम जवाबदेहियां वो परीक्षा है जिन्हें अफगानिस्तान को पास करना होगा। अफगानिस्तान का जो भी प्रशासन है उसे पास करना होगा, उसके बाद ही उसे आगे की सहायताएं मिल सकती हैं, मान्यताएं मिल सकती हैं। ये तमाम मुद्दे भी होंगे। इसके अलावा आतंकवाद के मुद्दे का जहां तक सवाल है, निश्चित रूप से आर्थिक विकास बिना आतंकवाद पर लगाम लगाए बिना या शांति के बिना संभव नहीं हो सकते। इसलिए इन तमाम चिंताओं के ऊपर भी बातचीत होगी कि किस तरीके से आर्थिक विकास की रफ्तार बढ़ाने के साथ साथ ये जो आतंकवाद की बीमारी है इसका भी इलाज ढूंढा जाए। इसके ऊपर भी जो वैश्विक व्यवस्था है उसे और अधिक कारगर और मजबूत किया जाए। इसके अंदर जो टैक्सेशन को लेकर भी एक बड़ा बदलाव या बड़े सुधार की उम्मीद की जा रही है, खासतौर पर टैक्स हेवन कि ये जो टैक्स हेवन होते हैं, टैक्स वर्ग होते हैं, जहां पे कम कर अदा करके कई कंपनियां इसकी आड़ में टैक्स फनलिंग करती हैं, उस पर भी किस तरीके से सभी देश मिलकर लगाम लगाएं ताकि जो कर चोरी का कारोबार है ये बंद किया जा सके। एक चीज और मुझे बताइए,
थोड़ा जल्दी से, क्योंकि भारत के लिए एक बड़ा मौका होगा। कोरोना के बाद, कोरोना महामारी के बाद जिस तरह से वैक्सीनेशन को लेकर सवाल उठे और ऐसे में भारत ने वैक्सीन का निर्माण किया, 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपने यहाँ वैक्सीनेट किया गया और यही नहीं, वैक्सीन हमने दूसरे देशों को भी दी। तो दुनिया को ये बताने का मौका बिल्कुल पीएम नहीं चूकने वाले हैं कि भारत नई चुनौतियों को बहुत आसानी से ले रहा है और उनको पूरा भी कर रहा है। देखिए, ये मौका चूकने की बात नहीं है, ये भारत उपलब्धि भी है और ये भारत निश्चित रूप से दिखाना चाहेगा कि किस तरीके से भारत एक रिजिलियंट इकोनॉमी है। तो सेटबैक्स को न केवल झेल सकती है बल्कि उनका प्रभावी तरीके से मुकाबला कर सकती है, ये देखने की कोशिश होगी। और इस दृष्टि से अगर हम देखें आदर्श, तो भारत की उपलब्धि छोटी उपलब्धि नहीं है। बड़ी आबादी को वैक्सीनेट करके कोरोना के मामलों को कम करना, और इसके साथ साथ भारत अब उस स्थिति में है कि जो भारत में निर्मित होने वाले जो वैक्सीन है, वो वैक्सीन बड़े पैमाने पर दुनिया के कई देशों को दिए जा सकते हैं। कोवैक्स प्रोग्राम जो अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम है, उसमें भी करीब 100 अरब डोजेज अगले साल से उपलब्ध कराने का भारतीय कंपनियों ने आश्वासन दिया है, क्योंकि बड़ी संख्या है, जिससे दुनिया के कई देशों में इस चीज को से राहत मिल सकती है। और जाहिर सी बात है प्रणय, बड़ी उपलब्धि है और ये दुनिया को बताने में भी, और दुनिया को बताकर कम से कम ये बताना कि भारत ने किस तरह से उसको पूरा किया और भारत क्या कुछ आगे कर सकता है, इसकी भी एक तस्वीर दिखाई जानी चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका प्रणय, आप लगातार नजर बनाकर रखिएगा पीएम के दौरे से जुड़ी हर अपडेट। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी इटली से आप तक सीधा पहुंचाते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।